नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाला मामला सब जानते हैं। सबको पता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई जिसको देख करके सुन करके कलेजा मुंह को आ गया। सोचने के लिए इंसान मजबूर हो जाए कि कोई इतना भी हैवान कैसे हो सकता है। लेकिन ये कोई पहला किस्सा नहीं है। निर्भया के किस्से के बाद तमाम कायदे कानून नियम बनाए गए, लेकिन उनका भी कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी सालों से ऐसे ही चली आ रही है, जब दरिंदगी का शिकार ऐसे हैवान लोग मासूम लड़कियों को बनाते हैं और कानून के शिकंजे से भी निकल जाते हैं। लेकिन आज के दिन कुछ ऐसा हुआ है जो एक बार फिर उम्मीद जगाता है कि कहीं ना कहीं कानून तो है। किस्सा थोड़ा पुराना है, लेकिन फैसला ऐसा है जो ऐतिहासिक है। फैसले पर आए उससे पहले हम आपको किस्सा सुनाते हैं, पूरी बात बताते हैं, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से सफेद पोश लोग हैवानियत का शिकार उन मासूम लड़कियों को बनाते हैं जो किसी न किसी वजह से अपने घर से बाहर निकली होती हैं। और समाज का डर ऐसा कि वो कहीं भी शिकायत करने से डरती हैं, और इसी का फायदा उठाकर ये हैवान, ये शैतान, ये भेड़िए उनको लगातार शिकार बनाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि इन शिकार लड़कियों की गिनती कई बार एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों में पहुंच जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही वारदात, ऐसी ही घटना की है जिसमें सैकड़ों लड़कियों को लगातार गैंगरेप का शिकार बनाया गया। डर का आलम यह कि शिकार बनने वाली लड़कियों ने शिकायत तक नहीं की, और जब शिकायत कहीं पहुंची, जब मामला खुलकर सामने आया, तो जिसको भी पता लगा वो हैरान हो गया। हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए ये सफेदपोश कोई राह चलते लोग नहीं थे, बल्कि शहर के तथाकथित शरीफ लोग थे। और ये किस्सा इतिहास में कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा किस्सा है, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त पूरे इलाके में, देश भर में इस बात की चर्चा थी कि क्या कुछ लोग या ऐसे लोग समाज में इस तरह भी हो सकते हैं कि लड़कियों को इस तरह से शिकार बनाएं। वो भी वो लोग जो शहर के रसूख वाले, इज्जत वाले, शरीफ लोग जाने जाते हैं, जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां समाज की हैं, जिन पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन हैवानियत की वो हदें पार कर दी उन्होंने जो अपराध के इतिहास में भारत में कभी नहीं हुआ। बात है 21 अप्रैल 1992 की। राजस्थान के अजमेर शहर में रोज जैसा माहौल था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ वक्त के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। दरअसल सुबह होते ही अजमेर के एक लोकल अखबार में खबर आई कि एक सेक्स स्कैंडल चल रहा है शहर में। 90 के दशक में उस दौर की बात थी जब मोबाइल, इंटरनेट, न्यूज़ चैनल भारत में ठीक से नहीं थे। मोबाइल नहीं था उस वक्त, इंटरनेट का भी उतना इस्तेमाल नहीं होता था, और अखबार भी इक्का दुक्का ही आते थे। और ये अखबार इलाके के तमाम लोगों के घरों में पहुंचा करते थे। हालांकि लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल का प्रचलन ना के बराबर था। एक लोकल अखबार में खबर छपी जो कि अजमेर शहर से निकलता था कि लंबे समय से एक सेक्स स्कैंडल यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ शहर के तमाम शरीफ लोग शामिल हैं। और इन शिकार लड़कियों में तमाम लड़कियाँ वो हैं जो कि आसपास के स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, और बेहद कम उम्र की ये लड़कियाँ लगातार शिकार बन रही हैं, उनका बलात्कार हो रहा है। लेकिन खबर छपते ही लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि खबर ही ऐसी थी जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल था। ना तो किसी लड़की ने खुलकर आरोप लगाया था, ना ही पुलिस ने कोई जांच शुरू की थी, और ना ही उन तक कोई शिकायत पहुंची थी। इसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया उस अखबार के खिलाफ, क्योंकि ऐसी खबर थी जिसमें उंगलियां ऐसे लोगों पर उठ रही थी जो शहर के सबसे शरीफ लोग माने जाते थे। वो भी ऐसे लोग जिनसे पूरा शहर चलता था एक तरीके से। अभी हंगामा चल ही रहा था कि कुछ दिनों बाद, यानी 15 मई को फिर से एक खबर छपी जिसमें लिखा गया कि ये लगातार हो रहा है और इस पर कोई भी रोक नहीं की जा रही है, बल्कि खबर पर ही शक किया जा रहा है। इसीलिए सबूत के तौर पर उन लड़कियों की धुंधली तस्वीरें भी छापी गईं, और उन धुंधली तस्वीरों के साथ उन शरीफ जादों की भी तस्वीरें थीं जो कि इस पूरे कृत्य में शामिल थे। ये तस्वीरें आपत्तिजनक हालत में नजर आ रही थी। 2 दिन तक लगातार ये खबरें छपती रहीं अखबार में। इसके बाद इस खबर ने अजमेर में तूफान ला दिया, क्योंकि खबर इतनी पुख्ता थी, इतनी डराने वाली थी, हैरान करने वाली थी कि शुरुआत में भले ही किसी ने यकीन न किया हो, लेकिन जब तस्वीरें छप गईं, लगातार खबर आने लगी, तो लोगों का माथा ठनका।
कि कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी एजेंसी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो कि फर्जी हो और इतने बड़े स्तर का फर्जी हो। इस खबर के आने के बाद तत्कालीन सीएम भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी तक हिल गई। इतना खतरनाक ये मामला था और इतनी डराने वाली खबर थी। अब हर रोज तस्वीरें सामने आने लगी थी। इन तस्वीरों की जेरॉक्स कॉपियां भी लोगों के बीच बंटने लगी ताकि लोगों को पता चले कि अजमेर जैसे शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार लड़कियों को शिकार बना रहे हैं। किसी ने इसको अजमेर गैंगरेप कांड कहा तो किसी ने अजमेर का ब्लैकमेल कांड करार दे दिया। लड़कियों के यौन शोषण का आरोप जिन पर लगा था वो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार था। वो परिवार था अजमेर दरगाह के खादिमों का परिवार। खादिमों का परिवार यानी अजमेर की जो मशहूर दरगाह है उसके खादिम यानी जो देखरेख करते हैं, वहाँ पर जो मौजूद रहते हैं, जिनका पूरा का पूरा प्रशासन होता है। यानी कि जो भी लोग अजमेर दरगाह जाते हैं उनके ऊपर जो लोग वहाँ व्यवस्था देखते हैं, वहाँ पर मौजूद रहते हैं, एक तरीके से किसी एक बहुत ही प्रतिष्ठित किसी धर्म की जगह के जो मुखिया होते हैं। अजमेर ब्लैकमेल कांड ने स्कूल कॉलेज की 300 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, ऐसा लगातार छप रहा था। इसका आरोप शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार पर लग रहा था, जिस परिवार के लोग थे नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती। सामूहिक यौन शोषण के इस मामले के सामने आने के बाद बहुत से लोग केवल इस वजह से इस पर यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि चिश्ती परिवार सामाजिक और आर्थिक हैसियत से हद से ज्यादा रुतबे वाला था, ऊंचाइयों पर था। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष थे। लड़कियों को फंसाने के लिए ये लोग जाल बिछाते हैं, उनको शिकार बनाते हैं और उनका लगातार ब्लैकमेल करके बलात्कार करते हैं, ऐसा खबर छपी। और फिर उसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से ये शिकार किया जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में अजमेर में केवल 2 ही रेस्टोरेंट थे, सोफिया स्कूल और सावित्री स्कूल। वहाँ पर 2 स्कूल थे। यहाँ पढ़ने वाली दोनों स्कूल की लड़कियाँ इन्हीं रेस्टोरेंट्स में जाती थी। अजमेर दरगाह के केयरटेकर यानी खादिमों के परिवार से आने वाले नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती अपनी खुली जीप, एम्बेसडर, फिएट कारों में घूमते थे। उस वक्त इस तरह की कारें होना भी मुश्किल था। शहर में पैसे वाले लोग ही करते थे। पैसा, सामाजिक प्रभाव और सियासी ताकत सब कुछ उनके पास था। और लड़कियों को पहले बहलाने फुसलाने के लिए महंगे गिफ्ट देते थे, रेस्टोरेंट में खाना खिलाते थे और उसी के जरिए इनका शिकार करते थे। जब अखबार में एक खबर आई उसमें ये बताया गया कि कैसे ये लोग शिकार करने के लिए शुरुआत करते थे। सबसे पहले ये दोनों लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, जिन रेस्टोरेंट में ये लड़कियां जाती थी। वहाँ स्कूली छात्राएं छुट्टी के वक्त या अपने ब्रेक के टाइम जाती थी और उन्हीं में से एक रेस्टोरेंट में ये लोग सभी को ल्योर करने के लिए, शिकार बनाने के लिए जाते थे। और वहाँ के मैनेजर से पहले उन लोगों ने दोस्ती की। फिर मैनेजर को कहा कि यहाँ जितनी भी लड़कियाँ बैठी हुई सबको आइसक्रीम खिलाओ हमारी तरफ से, क्योंकि उस वक्त उनके किसी दोस्त का बर्थडे था, जन्मदिन था। तो कहा कि आज की आइसक्रीम हमारी तरफ से है। और इस तरीके से वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं उनको उन्होंने फ्री में आइसक्रीम खिलाई। कुछ लड़कियाँ उनमें से इससे थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गई, इससे थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि आम सी बात है ये ऐसी फिल्में या ऐसी चीज़ें फिल्मों में ही देखने को मिलती थी। तो कुछ एक लड़कियाँ उसमें से इस बात से लेकर प्रभावित हो गई कि ये लोग बड़े लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम लोगों को रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिला रहे हैं। उसके बाद किसी न किसी तरीके से उन लड़कियों से लोग संपर्क बढ़ाते गए और उन लड़कियों के जरिए दूसरी लड़कियों को और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ। जो अजमेर ब्लैकमेल कांड था उसमें फारूक और नफीस के अलावा अनवर, पुत्तन, इलाहाबादी, सलीम, शमशुद्दीन, सुहेल वगैरह ऐसे आरोपी शामिल थे। जब इस बारे में खबर आने लगी तो पता चला कि ये लोग बहुत सारे तरीके ऐसे इस्तेमाल करते थे जिससे कि लड़कियों को शिकार बनाते थे। कुछ गरीब घर की लड़कियां थी जो अपनी तमाम बातें बताती थी क्योंकि दोस्ती हो जाती थी और उनको गैस कनेक्शन दिलवाने के नाम पर शिकार बनाया। किसी लड़की को ये कहकर मिलवाया जाता था कि ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं, इनसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो उनसे मदद ली जा सकती है। लड़कियां पहले कुछ शुरुआत में समझ नहीं पाई। उसके बाद जब उन्होंने दोस्ती कर ली तो इन लड़कियों को एक बंगले में, एक फार्म हाउस में और एक पोल्ट्री फार्म में ले जाया जाता था और वहाँ जबरन के साथ बलात्कार किया जाता था। इसके अलावा उस वक्त भी ये लोग इतने शातिर थे कि इन लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींच लेते थे और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था। उस वक्त ऐसे कैमरे आते थे जिसमें नेगेटिव निकलता था, यानी रोल वाला कैमरा आता था। इसकी फ़ोटो खींचने के बाद उसको डेवलप कराते थे, फिर लड़कियों को भेजते थे कि तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास हैं, इसीलिए जब हम बुलाएं तो चले आना। और कई लड़कियां डर के मारे जाती थीं। इसके अलावा
इनसे ये भी कहा जाता था कि अगर तुमने अपनी साथ की दोस्तों से मेरी दोस्ती नहीं कराई तो भी तुम्हारी फोटो को बाहर भेज दिया जाएगा। इसमें कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो कि बाद में अपनी तस्वीरों के नेगेटिव मांगने लगीं कि ताकि उनके पीछा छूटे, क्योंकि उन्होंने कई लोगों से दोस्ती करा दी थी मजबूरी में। फिर उसके बाद उनको लगा कि अब हमारी जान छूट जाएगी, तो वो ये भी कहते थे कि हमें नेगेटिव दे दी जाए ताकि हम बच जाएं, आगे कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उसके बदले उनको किसी न किसी से दोस्ती करानी पड़ती थी, यानी एक नया शिकार ढूंढ के लाना पड़ता था। उसके बदले उनको मिलता था नेगेटिव, और कई लड़कियों को नहीं भी मिलता था उसके बाद भी। ऐसा भी तमाम रिकॉर्ड्स में आया। लेकिन ये मामला बढ़ता रहा। जानकारी के मुताबिक करीब 300 के आसपास लड़कियां ऐसी थी जिनको शिकार बनाया गया। एक न एक दिन इस पूरे मामले में पुलिस तक खबर तो पहुंचनी थी, या यूं कहिए पहले से पहुंची हुई थी पुलिस तक, लेकिन जोरदार तरीके से नहीं पहुंची। लेकिन जब खबर में आनी बातें शुरू हो गई, जब अखबार में छपी, तो ये बात पुलिस को भी संज्ञान में लेनी पड़ी। पुलिस तक पहुंची बात। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने एक पीड़ित लड़की से संपर्क किया और उससे पूरी जानकारी निकाली कि क्या होता था। लड़की को पहले भरोसा दिलाया गया, उसकी तस्वीरें दिलाने की बात कही गई, उसके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। ये सब समझाने के बाद पुलिस ने बताना शुरू किया कि कैसे क्या क्या हुआ। जब लड़कियां पुलिस के पास गईं, एक गई, फिर दो गई, फिर कई और लड़कियों ने जाना शुरू किया और बता दिया कि क्या क्या होता था। तो पूरा मोटस ऑपरेंडी बताया गया कि कैसे ये लोग पहले रेस्टोरेंट में इन लोगों से संपर्क साधते थे, वहाँ फ्री में चीज़ें खिलाते थे या कोई गिफ्ट देते थे, फिर एक के जरिए दूसरे से, फिर दूसरे के जरिए तीसरे से संपर्क करते थे, और उसके बाद उनको पार्टी के बहाने, कहीं घुमाने के बहाने इन फार्म हाउसेज में, इन जगहों पर ले जाया जाता था, बंगले में ले जाता था। फिर एक एक करके कई लोग उसके साथ, लड़कियों के साथ रेप करते थे। कुछ लड़कियां डर के मारे स्कूल जाना छोड़ चुकी थी। कुछ लड़कियों ने इस पूरे मामले में सुसाइड कर लिया। कुछ लड़कियों ने शहर छोड़ दिया ताकि उनकी जान बच सके, क्योंकि उनको लगता था तस्वीर के नाम पर, तस्वीरों के सहारे एक न एक दिन फिर से उनको ब्लैकमेल होना होगा। कुछ लड़कियों के परिवार वालों को भी पता चला, लेकिन वो दशक, वो वक्त ऐसा था जब लोग शिकायत करने के बजाय अपनी इज्जत बचाना ज़्यादा जरूरी समझते थे और मुंह नहीं खोलते थे। नतीजा ये कि कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो कि सब कुछ सहने के बाद शहर छोड़कर, पढ़ाई छोड़ करके चली गई। लेकिन अभी इस पूरे मामले में और ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी, यानी इस मामले में बहुत साजिश की परतें बनने वाली थी, खुलने वाली थी। दरअसल नफीस और फारूक जितने भी दोषी थे, इन खींची गई फोटो को एक कलर लैब में डेवलप करवाते थे। ये रोल वाला जो कैमरा होता है उसमें फोटोज को डेवलप कराना पड़ता है, तो एक कलर लैब को इन लोगों ने पहचाना हुआ था। वहाँ पर डेवलप करा करके प्रिंट कराते थे और फिर उन्हीं फोटोज को लड़कियों को देते थे। अब जो वहाँ पर डेवलप करने वाला टेक्नीशियन था कलर लैब में, उसकी भी नीयत खराब होने लगी। उसने भी फोटो की एक कॉपी अपने पास रखनी शुरू कर दी। वहाँ से तस्वीरें बाहर आने लगीं। जब तस्वीरें बाहर आने लगीं तो तमाम लोगों तक पहुँचने लगी। तमाम लोगों तक पहुँचते पहुँचते ये मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरे शहर में हंगामा मचना शुरू हो गया, और ये तस्वीरें कुछ रसूखदोर लोगों के पास भी जाने लगी। पुरुषोत्तम नाम का एक कलर लैब कर्मचारी भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ, जिसको जब पूछताछ की गई तो वो समझ गया कि उसने जो किया है वो अक्षम्य अपराध है। फोटो डेवलप करता था, उसका अपराध यही था। लेकिन जिस तरह के गंदे काम में वो शामिल था, जिस तरह के घिनौने काम में वो साथ दे रहा था, वो ऐसा था कि समाज में इसके बाद रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती थी। लिहाजा जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, इस पुरुषोत्तम नाम के लैब टेक्नीशियन ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद भी तस्वीरें आती रहीं बाहर, जैसे जैसे तस्वीरें आती थी, कई लड़कियां इस पूरे मामले में सुसाइड कर चुकी। इस पूरे मामले में पत्रकारों ने भी जानकारी जुटानी शुरू की। तो एक पत्रकार था जिनका नाम था मदन सिंह। रोज अखबार में ऐसी तस्वीरें ब्लर करके छापते थे जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। मदन सिंह के खिलाफ एक लड़की ने दर्ज करवाई FIR की तस्वीर न छापने के लिए वो पैसों की मांग कर रहा था, यानी ब्लैकमेल कर रहा था। माना जाता है कि इसको भी किसी तरीके से मैनिपुलेट करके इन्हीं जो शरीफ लोग थे, जो दरगाह से जुड़े हुए ये लोग थे, इन लोगों ने दबाव बनाया, जिसकी वजह से उसने इस बात की शिकायत की कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उसी के चलते उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद मदन सिंह पत्रकार ने अजमेर ब्लैकमेल कांड से जुड़े 4-5 बड़े लोगों के नाम छाप दिए अखबार में। उसके बाद उस पर हमला हुआ, उस आरोप, जिसका आरोप उस वक्त जो कांग्रेस के विधायक थे डॉक्टर राजकुमार जयपाल, उनके कई साथियों समेत जयपाल पर लगाया गया। लेकिन इतने पे ही सारा आतंक और अत्याचार नहीं रुका। कुछ दिन बाद यानी 12 सितंबर 1992 को मदन सिंह की अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई।
इतना जघन्य और इतना बड़ा कांड था, इतना हैरान करने वाला कांड था कि इसमें आत्महत्या, ब्लैकमेलिंग, गैंग रेप, तमाम चीज़ें तो हो ही रही थी, लेकिन अब हत्याओं का सिलसिला भी शुरू हो गया था। यानी जो भी इन शरीफ लोगों के खिलाफ मुंह खोलता था, उन लोगों को मार दिया जाता था। इनमें जो लड़कियां शामिल थीं, आज इस घटना को 32 साल हो चुके हैं। इनमें से तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो शहर छोड़ चुकी हैं। कईयों की शादी होने के बाद उनकी बच्चों की शादियां हो गई और उनकी दादी नानी बन चुकी हैं। लेकिन इस घटना का जो डर है, जो दर्द है, आज तक उनके जहन से नहीं गया। कुछ लड़कियां इनमें से गवाही देने के लिए तैयार हुई, जो आज भी कोर्ट में जाती रहती हैं, और इन्हीं की बदौलत कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया जो शायद आगे नज़ीर बने। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है कि 32 साल के बाद इनमें से 6 आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ आरोप सिद्ध हुए हैं, बल्कि उनको सजा सुनाई गई है। इनमें सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह मुकदमा 32 साल तक चला। इतने सालों तक जो न्याय के लिए भटक रहे थे, जो लोग अपनी जान दे गए, जो लोग शहर छोड़ गए, जो लोगों की ज़िंदगी बदल गई, उन लोगों को 32 साल इंतजार किया गया। और लेकिन फिर भी इनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इन लोगों ने लगातार अपनी लड़ाई जारी रखी। 27 मई 1992 को पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत नोटिस जारी किया। सितंबर 1992 में अजमेर ब्लैकमेल कांड में पहली चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। हालांकि जांच आगे बढ़ी तो बच्चियों और लड़कियों के यौन शोषण के इस मामले में 10 और आरोपियों के नाम जोड़े गए, यानी वो लोग भी किसी न किसी तरीके से शामिल थे। इस पूरे मामले में सिस्टम के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि 32 साल तक मामला खिंच गया। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और फिर पॉक्सो कोर्ट्स के बीच नाचता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज़्यादातर गवाही देने से मुकर गईं। 1998 में अजमेर की कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। ये था इन लोगों का रसूख। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दी। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन उर्फ माराडोना भी शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया था। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटा दी और कहा कि वो जेल में पर्याप्त समय सजा काट चुका है। 2012 में सरेंडर करने वाला छरीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। इसके अलावा आरोपियों को बाकी जो थे उनको भी जमानत मिल गई। वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सका। नफीस और फारूक चिश्ती आज भी पूरी शान से अजमेर में रहते हैं और उनकी शराफत में न तो कोई कमी आई है और न ही उनकी कोई इज्जत घटी है। ये है सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें 300 के आसपास लड़कियां शिकार बनती हैं और उसके बावजूद जो आरोपी हैं उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई। इसी साल 7 जनवरी को पत्रकार जो मदन सिंह था, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उनके बेटे सूर्य प्रताप सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सवाई सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर उनकी पिता की हत्या का आरोप था। 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज रंजन सिंह ने इनमें से 6 दोषियों को सजा सुनाई है। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 32 साल पुराने अजमेर सेक्स स्कैंडल में अदालत ने इन सभी को दोषी माना। 1992 के इस मामले को भारत के काले अध्यायों में से एक गिना जाता है। इस पूरे मामले में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सुहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी माना गया है। राजस्थान के अजमेर में विशेष न्यायालय में इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी। इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया। वहीं एक दोषी की तबीयत खराब होने के कारण पेश नहीं किया गया। इस पूरे मामले में 23 जून 2001 को ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई, लेकिन उसके इतने सालों बाद तक फैसला नहीं आया था। पॉक्सो कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी, बावजूद इतना वक्त लग गया। आपको ये भी बता दें कि मामला 1992 का है, जब 100 से ज़्यादा लड़कियों के खिलाफ जो शिकार हुई थी उनके मामले सामने आ चुके थे। कुल 300 के आसपास लड़कियां बताई जा रही हैं। सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई थी। उनकी जो न्यूड फोटोज थी वो भी फैलाई गई थी। इसमें कुछ लड़कियों ने आत्महत्या भी की। बावजूद इसके किसी ने इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया था। जब अखबार में फोटो छपनी शुरू हुई, पूरा मामला सामने आया, उसके बाद लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, हंगामा मचा। इनमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी कभी शादी नहीं हो पाई,
क्योंकि उनके मामले में तमाम जानकारियां बाहर आ चुकी थी, चर्चा थी और बदनामी की वजह से उन लोगों की शादियां ही नहीं हो पाई। इस पूरे मामले में एक आरोपी आज तक फरार है, जिसका कोई भी पता नहीं चला है। इसमें केवल लड़कियां ही नहीं, बताते हैं कि एक लड़का भी था जिसके साथ कुकर्म किया गया, उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया गया और फिर फोटोज़ के जरिए उसको ब्लैकमेल किया गया। उसकी गर्लफ्रेंड को उसके साथ पोल्ट्री फार्म में बुलाया गया और उसके साथ रेप किया गया। इस लड़की की भी तस्वीरें निकाल करके ब्लैकमेल किया गया ताकि दूसरी सहेलियों को बुला कर लाए। इतनी तस्वीरें, इतनी चीज़ें तमाम बाहर आ रही थी जिनके चलते लोग डरते थे और अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। लैब में जिनकी तस्वीरें निकाली गई, वहाँ से तस्वीरें लीक होना शुरू हुई और उन तस्वीरों के जरिए लोगों को पता चलना शुरू हुआ। उसके बाद पूरे शहर में इस मामले ने तूल पकड़ा, अखबार में खबर आनी शुरू हुई और उसके बाद ये पूरा मामला खुला, जिसका संज्ञान फिर कोर्ट ने लिया। पुलिस मजबूरी में ही सही लेकिन आगे बढ़ी और उसके बाद तमाम ऐसे मामले खुल करके आए जिनको शिकार बनाया गया था। तो 32 साल बाद इस पूरे मामले में भले ही फैसला आया हो, लेकिन आखिर में इंसाफ हुआ। लेकिन इतनी देर से इंसाफ मिलने का मतलब है इंसाफ का कोई मायने नहीं रहेगा। उन लोगों की सोचिए जो 32 साल तक सिर्फ इंतजार करते रहे, उन लड़कियों का सोचिए जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उन लड़कियों की सोचिए जिनकी शादी नहीं हो पाई और 32 साल तक एक जो दर्द था वो ये सहती रही कि उनको आखिरकार न्याय कब मिलेगा। लेकिन खैर ये सिस्टम है और इस सिस्टम का ही नतीजा है कि जिसकी वजह से इतने सालों के बाद ये फैसला आया है। शुक्र इस बात का है कि इनको उम्र कैद की सज़ा मिली, शायद इनको अब अपने कर्मों की याद आए। लेकिन हकीकत तो ये है कि चाहे कितनी सख्त सज़ा दे दी जाए, चाहे कितनी अदालतें बन जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएं, लेकिन ये जो शरीफ लोग हैं, जो तथाकथित शरीफ लोग हैं, वो कभी बाज नहीं आने वाले। क्योंकि इन्हीं के चलते जो कोलकाता का अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, जो निर्भया के साथ दरिंदगी हुई, ऐसी तमाम लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई, लगातार होती रहती है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। तमाम मामलों की तरह ये मामले भी एक दिन भुला दिए जाएंगे और फिर कोई कमेटी गठित होगी और तमाम बातें होंगी। लेकिन हकीकत ये है कि जिनके ऊपर ये बीतती है, उनकी जो दर्द की इंतहा है वो कोई समझ नहीं सकता। और ये जो 32 साल बाद न्याय आया है, ये इसी सिस्टम की फेल्योर होने की, इसी सिस्टम के बेहिसाब देरी करने की सबसे बड़ी नज़ीर है। और उसका नतीजा ये है कि भले ही ये न्याय मिला, लेकिन इतनी देर हो चुकी है कि शायद इनमें से तमाम जो शिकार लड़कियां थीं, उनके लिए इसके अब कोई मायने भी न रहेगा। तो बहरहाल देश को कलंकित करने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा मामला था, जिसमें 300 के आसपास लड़कियों को शिकार बनाया गया था गैंगरेप का, और ऐसे लोगों ने बनाया था जिनके ऊपर शहर के अंदर तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी थी। दरगाह के जो तमाम लोग थे, प्रशासन के लोग थे, जो प्रबंधन के लोग थे, उनके परिवार के लोग ही इसमें शामिल थे। एक बार की जब इस पर फिर से फैसला आया है और 32 साल बाद न्याय मिला है, तो सबके मन में ये भी सवाल है कि क्या ऐसे हैवान अभी भी इस दुनिया में जिंदा हैं, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 लड़कियों को शिकार बनाते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, यातना देते हैं और फिर भी समाज में अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं। तो बहरहाल एक कहानी ऐसी में भी आज बात एक ऐसे गैंगरेप की जो भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए काला धब्बा है। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।